Hello friends, I hope you all enjoyed my last lectures, and from today I am going to start with Competition Act 2002. So without wasting any time, we are going to start this lesson, and from beginning we will start. So we will start in the way of synopsis. Okay, first we discuss about introduction. तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे कि ये एक्ट जो है इसको 13 जनवरी 2003 को एसेंट रिसीव हुआ फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिलता है तभी बिल एक्ट बनता है। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है टू इस्टेब्लिश कमीशन। कमीशन किस लिए? टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो बेसिकली इस एक्ट को बनाया ही इसलिए गया है कि कंपटीशन इज़ नेसेसरी, कंपटीशन इज़ नेसेसरी, वो होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ होना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए कंपटीशन में। मतलब इस तरह के कोई तरीके नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए जिससे कॉम्पिटिटर को नुकसान हो। ठीक है, अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए। और सेकेंड, इसका जो कमीशन है वो क्या करेगा? टू प्रमोट कंपटीशन इन मार्केट। कंपटीशन को प्रमोट करना और उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना भी इसका मोटो है। नेक्स्ट जो मेन है इसका टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर हमने कंज्यूमर्स की बात की है, तो कंज्यूमर के जो राइट के प्रोटेक्शंस हैं वो कंज्यूमर एक्ट में भी हैं। ठीक है, लेकिन अब पहले हम कंज्यूमर एक्ट पढ़ते थे, तो कंज्यूमर एक्ट में किस लिए है? टू सेव ओनली वन कंज्यूमर। तो एक कंज्यूमर के राइट को सेव करने के लिए कंज्यूमर एक्ट है, लेकिन अगर उसको मैक्रो लेवल पे उसको सेव करना है, उसके राइट्स को सेव करना है, तो उसके लिए ये कंपटीशन एक्ट की ज़रूरत पड़ी। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड आउट बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। फर्स्ट, आप साथ में नोट्स भी राइट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स रिटर्न में ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ये कंपटीशन क्या है। कंपटीशन एक्ट में हम क्या हैं? ये बेसिकली इट्स अ ब्रीड ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ। ठीक है, और ये किस लिए है? इट्स अ ब्रीड ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ। ठीक है, तो ये किस लिए ये इनैक्ट हुआ है? ये हुआ है टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर एट मैक्रो लेवल। ठीक है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो कंज्यूमर एट मैक्रो लेवल।
इसको भी हम राइट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि कंज्यूमर एट मैक्रो लेवल हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस एक्ट के थ्रू। अब इसमें हम एक एग्जांपल बहुत अच्छा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं सीमेंट कार्टेल का। ठीक है, कार्टेल मीन्स क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन। ठीक है, इसको सेक्शन 2C में भी एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप इसको देख लो कि किस चीज़ का ये प्रोटेक्शन करता है। तो कंज्यूमर एट मैक्रो लेवल। अब इसमें मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल के लिए हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन मैक्रो लेवल पे अगर कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कंपटीशन एक्ट का ज़रूरत है। तो इसमें एक सीमेंट कार्टेल का केस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप भी उसके एग्जांपल में सीमेंट कार्टेल लिख लीजिए। तो इसमें क्या हुआ था कि सीमेंट सबको पता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। ठीक है, तो अब सीमेंट कंपनीज ने क्या किया, कि उसका एक कार्टेल बना लिया, मतलब एक ग्रुप बना लिया। और किस लिए ग्रुप बनाया, ताकि हम अपनी मर्जी से दाम बढ़ा सकें, क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड है, तो इसके दाम हम अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने एक कार्टेल बना लिया, ग्रुप बना लिया, और क्या किया, उसके रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब रेट्स को इंक्रीज़ कर दिया, इससे क्या हुआ, जो मैक्रो लेवल के बहुत सारे कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट था वो डैमेज हुआ। ठीक है, उससे वो सबको महंगा मिलने लगा। तो इसको क्या किया, जो कंज्यूमर्स ने, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स ने जाके CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम कैसे करती है। तो इसके वहाँ जाकर कंपटीशन, इस अथॉरिटी के, रेगुलेटरी अथॉरिटी हम इसको बोल सकते हैं, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के वहाँ पर जाके केस फाइल किया। और तो उसने क्या किया, उसमें एक बेस्ट एग्जांपल हम इसमें कंपटीशन एक्ट का यूज़ कर सकते हैं कि उस केस में जो ये था सीमेंट कार्टेल था, उसने उस पर 1600 करोड़ रुपए का फाइन करने का ऑर्डर हुआ था। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह कंपटीशन एक्ट, जो इनफॉर्मल और फॉर्मल एसोसिएशंस हैं, इन ऑर्डर टू डैमेज द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर मैक्रो लेवल, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया CCI ने, रेगुलेटरी अथॉरिटी में। यहाँ पर भी CCI जो है वो 3 तरह के फंक्शंस करती है, जैसे हमारे कोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो यहाँ लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी भी, तीनों टाइप के वर्क करती हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी जो हमारा था, इसमें आपको यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। तो सीमेंट कार्टेल का एग्जांपल इसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो वहाँ पर जो ग्रुप बना था, जो मैक्रो लेवल के कंज्यूमर्स को डैमेज करने के लिए, तो उसको जो है फाइन किया और उसे ये दिखाया कि इस तरह के कार्टेल्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, तो और एक तो कंज्यूमर एट मैक्रो लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरा किसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फ्रॉम द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। अब एक तो मैक्रो लेवल पे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा इसका जो प्रोटेक्शन का दायरा है वो है स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सर्न फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया कि छोटी छोटी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे उनको ग्रुप बना लिया, उनका भी एक कार्टेल बना लिया। ठीक है, तो कार्टेल बना के
उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एनक्रोचमेंट चालू कर दी। अब बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी जो भी डिस्काउंट देगी या जो भी ब्रांड देगी तो वो छोटी कंपनीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनी बड़े कंपनी में मर्ज होती है, तो उससे क्या हो जाता है, फिर मोनोपोली आ जाती है। और वो मोनोपोली हमारा जो मार्केट है उसके लिए हार्मफुल है। तो उस हार्मफुलनेस को कम करने के लिए सन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर केस फाइल किया, और केस अगेन गोज़ टू सीसीआई में केस गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें केस फाइल हुआ। और वहाँ पर भी हमें यही बोला गया कि ठीक है, उन्होंने बोला इस तरह से आपका मर्जर, इन्होंने क्या किया, रैनबैक्सी कंपनी को अपने साथ मिला लिया। तो फिर वहाँ पर केस गया, उन्होंने बोला कि इस तरह आपको अलाउड नहीं है, और ठीक है आपने अभी कर लिया तो इट्स ओके, आप नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक किसी तरह का मर्जर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा इस पे लिख लीजिए आप एग्जाम्पल, सन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं, उसको हम डेफिनेशन में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सीमेंट कार्टेल का बात किया है। कार्टेल मीन्स क्या होता है, कार्टेल मीन्स होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन। इसको सेक्शन 2C में एक्सप्लेन किया है, तो हम इसको लिख लेते हैं। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2C ऑफ कंपटीशन एक्ट। Includes an association of producer, sellers, distributor, trader और सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इसमें 5 लोग आएंगे, प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर, who by agreement among themselves limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price or trade in goods or provision of सर्विसेज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक सिनेरियो है कि प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर, इन सब ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया और एक ग्रुप बना लिया। किस लिए ग्रुप बनाया, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इसके लिए ग्रुप बना लिया। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट ऐसा हो गया कि वो उससे मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो गया। ठीक है, तो कार्टेल मीन्स सिंपल लैंग्वेज में फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने एक और सेकंड पार्ट में यूज़ किया है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस क्या होता है, तो एंटरप्राइजेस मीन्स अ पर्सन, Section 2H, a person or a department of the government which is or has been engaged in any activity related to production, storage, supply, distribution, acquisition or control of articles or goods or the provision of services of any kind
or in investment or in the business of acquiring, holding, underwriting or dealing with shares, debentures or other securities of any other body, corporate, either directly, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, पहले नोट डाउन कर लीजिए, और थ्रू one or more of its units or divisions or subsidiaries, whether such unit or subsidiary is located at the same place where the enterprise is located, or at a different place, or at different places but does not include any activity of the government relatable to the sovereign functions of the government. Including all activities carried on by the departments of central government dealing with atomic energy, currency, defense and space. ओके, तो एंटरप्राइजेस मतलब क्या कि अ पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट या पर्सन जो कि किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि प्रोडक्शन से, स्टोरेज से, सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्विजिशन से एंड कंट्रोल ऑफ आर्टिकल्स और गुड्स से रिलेटेड है, उसको हम एंटरप्राइजेस कहते हैं, लेकिन इट्स एक्सक्लूड द सोवरेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सिंपल से आपने याद रखना है कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और पर्सन जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, किसी भी एक्टिविटी से, प्रोडक्शन की किसी भी एक्टिविटी से, स्टोरेज का एक्टिविटी, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल और गुड्स का एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो एंटरप्राइजेस बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टेप चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन एग्रीमेंट, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो इसका कंपटीशन एक्ट का मेन जो बेसिस है वो सेक्शन 3, 4, 5, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हम 3 पार्ट में, आप साथ में चल रहे वीडियो में देख लीजिए, मैंने इसको पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है सेक्शन 3, सेकेंड सेक्शन 4 एंड थर्ड पार्ट को हमने किया है सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। ठीक है, अब सेक्शन 3 में हम क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं? सेक्शन 3 में हम डिस्कस करेंगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ठीक है, उसमें हम वन बाय वन सारा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और ये कितने टाइप्स का होता है
ठीक है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन। तो यहाँ फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एंटी एग्रीमेंट करके किसी को भी लॉस कर लो। सेकंड में है कि अपनी डोमिनेंट पोजीशन का हम इस्तेमाल करके किसी को भी लॉस करो और मोनोपोली क्रिएट करो। अब उसके लिए रेगुलेशंस क्या क्या है, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए रेगुलेशंस हैं कुछ, तो उसके लिए हम सेक्शन 5 एंड 6 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। ठीक है, सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मतलब ACA, हम सिंपल में उसको बोलेंगे ACA। अब इसका मतलब क्या होता है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एनी एग्रीमेंट डन फॉर किलिंग द कॉम्पिटिटर इज कॉल्ड एंटी कॉम्पिटिटर। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करने के लिए जो भी एग्रीमेंट है वो एंटी कॉम्पिटिटर एग्रीमेंट है। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए पहले। एनी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. ठीक है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, अब यहाँ पर एक वर्ड है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके क्या फैक्टर्स हैं, कैसे है। एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो AAEC क्रिएट करे वो होता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। सिंपल आपने ये लिखना है AAEC, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटर विद इन इंडिया। तो उसका एक स्कोप भी है कि विद इन इंडिया। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सेक्शन 3.1 में एक्सप्लेन किया है सेक्शन 3.1, क्योंकि हम सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सेक्शन 3 अच्छे से देखना पड़ेगा। तो सेक्शन 3.1 में पहले लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं उसको। सेम है जो हमने अभी डिस्कस किया है, उसी को लीगल फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। नो एंटरप्राइजेज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, यहाँ पर 4 चीज़ों की बात हुई है, एंटरप्राइजेस या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एंटरप्राइजेस प्लस एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस एंड पर्सन शेल एंटर इनटू। फर्स्ट वर्ड है नो, तो ऐसा कोई भी एंटरप्राइजेस, पर्सन या दोनों का एसोसिएशन या अपना अपना एसोसिएशन, कोई भी ऐसा नो शेल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, distribution, storage, acquisition, control of goods, which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India। तो सेम है जो हमने मीनिंग में देखा है, वही हम सेक्शन 3.1 में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम आगे चलते हैं, इसको हम छोड़ के। अब सेकेंड 3.2 में क्या बोला है, अब इसका इफेक्ट कैसा रहेगा। अभी समझो किसी ने ऐसा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर लिया, तो थर्ड पार्ट सेक्शन 3 जब हमने चालू किया उसमें फर्स्ट आपने पॉइंट लिख लीजिए, मीनिंग जो हम लिख चुके हैं। सेकेंड सेक्शन 3.1 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और थर्ड में इफेक्ट ऑफ ACA। इफेक्ट ऑफ ACA क्या होता है कि इस तरह का कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होगा तो वो वॉइड होगा। ये हमें कहाँ बताया, सेक्शन 3.2 में एक्सप्लेन किया है
कि इस तरह के जो भी एग्रीमेंट एंटरप्राइजेज पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज अगर करेंगे तो वो वॉइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 4th पॉइंट, टाइप्स पे। टाइप्स, there are two types of anti-competitive agreement. First है horizontal and vertical. Horizontal means ऐसे और vertical means 1 by 1. ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा आप ऐसा कीजिए, इसको ना डिफरेंस बिटवीन करके करते हैं हम, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स बना लिए, हॉरिजेंटल एग्रीमेंट एंड वर्टिकल एग्रीमेंट। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अब सबसे पहले तो आपको देखते हैं हम ये मैन्युफैक्चर जो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट होता क्या है। तो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर, अब आपको चेन पता है कैसे होती है, सबसे ऊपर सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। ठीक है, अगर सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, तो हम मैन्युफैक्चरर के लेवल से बात करते हैं यहाँ पर। अगर एक मैन्युफैक्चरर ने दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोई एग्रीमेंट किया, जैसे कि हमने सीमेंट कार्टेल वाले उसमें देखा था हमने कि 2 कंपनीज, 2 आपस में ही हो गया और रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने या मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इस तरह का एग्रीमेंट कर लिया। तो वो क्या हो गया, 2 मैन्युफैक्चरर्स ने आपको अपने में एग्रीमेंट किया, तो वो हो गया हॉरिजेंटल एग्रीमेंट। तो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट, तो हम इसको लिख लेते हैं जरा। एग्रीमेंट लेवल। ठीक है, तो आप लोग अभी समझे, 2 मैन्युफैक्चरर ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, तो वो है हॉरिजेंटल एग्रीमेंट। लेकिन अगर उसमें जो चेन है सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, अगर मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट किया है, ऊपर ने नीचे वाले के साथ एग्रीमेंट किया है, तो वो हो जाता है वर्टिकल एग्रीमेंट। ठीक है, तो वर्टिकल एग्रीमेंट बिटवीन 2 फ्रेंड्स, तो 2 दोस्तों के बीच में होता है वर्टिकल एग्रीमेंट। और ऑन द अदर साइड जो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है वो किसके बीच में होता है, 2 एनिमीज के, तो क्योंकि जो 2 मैन्युफैक्चरर हैं वो दोनों आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स मीन्स एनिमीज, तो एनिमीज के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो होगा हॉरिजेंटल, और जो फ्रेंड्स के बीच में होगा वो होगा वर्टिकल। ठीक है, तो हम सेकंड पॉइंट को यही लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, अमंग कॉम्पिटिटर्स, एंड वर्टिकल में हम लिख लेते हैं among the friends, and they create potential relationship. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिफरेंस का, so that you can easily understand section 3 and section 3-4. ठीक है, तो हम इसको इसलिए इसी फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट थर्ड, जो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है वो जनरली कब होता है कि जब वो हैवी डैमेज कॉज करना हो कंज्यूमर्स को या कॉम्पिटिटर्स को, अदर कॉम्पिटिटर्स को। तो इसमें क्या निकल के सामने आया कि ये जो है हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है, ये प्रिज्यूम टू कॉज
AAEC, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटर। तो प्रिज्यूम्ड है, अगर इस तरह का हॉरिजेंटल एग्रीमेंट आपस में हुआ, दो मैन्युफैक्चरर्स के बीच में हुआ, तो इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि वहाँ पर AAEC हुआ है, ठीक है, कॉज हुआ है। तो अब ये AAEC का मतलब क्या है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एप्रिशिएबल मीन्स ह्यूज और एडवर्स मीन्स डैमेज, मतलब ह्यूज डैमेज ऑन कॉम्पिटिटर्स। इसका एक सिंपल वर्ड में हम इसका मीनिंग देखा है। तो यहाँ पर क्या है कि रूल ऑफ प्रिजम्पशन फॉलो होता है हॉरिजेंटल में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूल ऑफ रीज़न कि क्या है उनके बीच में, नॉट। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, वहाँ पर AAEC नहीं क्रिएट होता है। तो क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो वो सेम लेवल नहीं है, वो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हमें मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उनके बीच में जो रूल ऑफ रीज़न फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब एक चीज़ होती है एविडेंस एक्ट में कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उस पे उसका जो प्रूफ करने का बर्डन, जिम्मेदारी किस पे होती है, मतलब किसी चीज़ को प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी होती है, उसको हम एविडेंस में बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो हॉरिजेंटल एग्रीमेंट में है, उसमें वो होता है डिपेंडेंट पे, जिसने उन दो मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट में केस फाइल किए, ठीक है। और यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द प्लेंटिव, यहाँ पर जिसने केस फाइल किया है उस पे वर्टिकल एग्रीमेंट में उस पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेंटिफ मतलब जिसने प्लेंट फाइल किया, जिसने केस फाइल किया, वो होता है प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट क्या होता है, जिस पर हमने केस फाइल किया, ठीक है। केस फाइल करने वाला प्लेंटिफ और केस जिसके ऊपर फाइल हुआ है वो होता है डिफेंडेंट। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल एग्रीमेंट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो होता है डिफेंडेंट पर, और वर्टिकल एग्रीमेंट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो होता है प्लेंटिफ पर, ठीक है। तो हम इसके 1 बाय 1 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट है सीमेंट कार्टेल। सीमेंट कार्टेल का एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, हमने डिस्कस किया है, तो हम दोबारा उसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बिड रिगिंग। अब ये बिड रिगिंग हॉरिजेंटल, बिड रिगिंग मीन्स होता है टेंडर, ठीक है। तो टेंडर, अब क्या होता है, जैसे किसी कंपनी ने कोई टेंडर, गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला, तो उसमें समझो यहाँ पर 4 कंपनीज हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देखते जाइए, आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर 4 कंपनीज ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को टेंडर के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये सबको पता है कि अगर 20 कंपनी ने टेंडर भरा है, तो उसमें से जो टॉप 5 होंगी, जो जिसका माल सस्ता और अच्छा होगा, उसको ही टेंडर मिलेगा। तो टॉप 4 को ही टेंडर मिलना है। तो क्या करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 20 कंपनीज़ है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम में से मिलना तो 4 को ही है, तो हम आपस में क्यों लड़े, ठीक है। तो हम आपस में क्यों लड़ें, और उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उन सब ने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया कि फर्स्ट जो टेंडर आएगा उसमें ये 4 कंपनीज अप्लाई करेंगी, सेकंड जो आएगा उसमें ये कंपनीज अप्लाई करेंगी। इस तरह उन्होंने अपना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बना लिया और उसको एक एग्रीमेंट में लिख लिया। तो ये क्या हुआ, ये 2 मैन्युफैक्चर, 2 कंपनीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो ये एक हॉरिजेंटल एग्रीमेंट है, और इसको हम बोलते हैं बिड रिगिंग। अब रिगिंग मीन्स क्या होता है, मिली भगत, ठीक है। उनकी आपस में मिली भगत होती है कि हाँ, ये कंपनी फर्स्ट जाएगी, तो
इससे क्या होगा, ईच वन विल गेट द चांस, ठीक है। तो इसको हम अलग भी बोल सकते हैं, इस तरह भी कई क्वेश्चंस आते हैं, कलेसिव वेटिंग, ठीक है। तो इसका हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम्पल लिख रही हूँ, आपने जो एक्सप्लेनेशन है उसका वो याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल एग्रीमेंट। वर्टिकल एग्रीमेंट में हम यहाँ पर एक थोड़ा सा केस डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जब एकता टाइगर आया था, तो एकता टाइगर किसका फिल्म है, यशराज का फिल्म है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इंडिया में जनरली दो तरह से फिल्म रिलीज़ होती है, मल्टीप्लेक्स में और सिंगल स्क्रीन में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, ये ना हम ऐसा करते हैं कि हम आपको एक था टाइगर दे देंगे। इन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यशराज फिल्म वाले हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर जो, तो क्या किया इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एग्रीमेंट किया। यशराज वालों ने क्या एग्रीमेंट किया कि ठीक है, हमारी 2 फिल्में रिलीज़ होने वाली है, तो अभी जो है हमारा एक था टाइगर फिल्म रिलीज़ हुई है, उसके बाद हमारा नवंबर में जब तक ये जान आने वाली है, तो वो आप परचेज़ कर लो। और अगर आप एक था टाइगर दिखाएंगे तभी हम जब तक का एक था टाइगर हम तभी देंगे जब तक आप हमारी नेक्स्ट मूवी को इसमें दिखाने का एग्रीमेंट ना करो। तो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला ठीक है कर देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि थिएटर में कोई फिल्म तो लगा नहीं है, तो ठीक है। उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और एक था टाइगर यशराज वालों ने उनको दे दी। अब जो 13 नवंबर को ये फिल्म आया था, जब तक ये जान, तो अब जब तक ये जान वहाँ पर लगी। अब इसके साथ में ही अक्टूबर में रिलीज़ हो गई सन ऑफ सरदार, अजय देवगन का फिल्म है वो। तो इसमें क्या हुआ कि अजय देवगन ने फिर उनको बोला कि मेरी फिल्म बाय करो, मेरी फिल्म को वहाँ पर थिएटर्स में अपने सिंगल स्क्रीन्स पे लगाओ, क्योंकि ये उस लेवल का फिल्म था। तो इन्होंने क्या किया, बोला नहीं हम नहीं कर सकते, तो हमने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट किया हुआ है, तो हम ये फिल्म को रिलीज़ नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, अजय देवगन ने उसका सेक्शन 3 and 4 पे अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ कंपटीशन एक्ट में केस फाइल कर दिया सीसीआई को। अब सीसीआई ने कहा ठीक है। अब यशराज ने क्या कहा कि यशराज ने कहा कि हम एक तो डोमिनेंट, सेक्शन 3 क्या था, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, तो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 3 के अगेंस्ट में यशराज वालों ने क्या कहा कि एंटी कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के उसमें है, तो ये एक तरह का वर्टिकल एग्रीमेंट है, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंटी कॉम्पिटिटिव का मेन ही क्या होता है कि वहाँ पर AAEC कॉज होना चाहिए। तो जो अगर वर्टिकल एग्रीमेंट है तो उसमें AAEC की बात ही नहीं है, और जो हॉरिजेंटल है वही जो है प्रिज्यूम टू कॉज AAEC, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब ये तो हो गया सेक्शन 3 का। तो क्योंकि ये वर्टिकल एग्रीमेंट है इसलिए इसमें AAEC कॉज होता ही नहीं है। अब आया सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 के लिए यशराज वालों ने कहा कि हम लोग डोमिनेंट पोजीशन पे ही नहीं है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े बैनर है यहाँ पर जो, और हमारा साल में 5 या 6 फिल्में रिलीज़ होता है, तो हम डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है, हम नॉर्मल पोजीशन पे। तो इस तरह से ये जो हमारा केस बना है सेक्शन 3 और 4 ऑफ कंपटीशन एक्ट में, ये नहीं है, इसमें ये लाए नहीं करता है। तो यहाँ पर केस ने उनको बोला ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल एग्रीमेंट है तो ये नहीं होगा। तो वर्टिकल एग्रीमेंट में हमने ये देखा था बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन प्लेंटिफ। अब यहाँ पर प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। प्लेंटिफ मीन्स अजय देवगन ने ये प्रूफ करना है
कि किस तरह एंटी कॉम्पिटिटिव है, किस तरह उस पर AAEC कॉज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको, इसी एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिए, हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल अभी लिख रहे थे, हम बीच में हम कहीं और चले गए, केस डिस्कस करने लग गए। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, टाई इन अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। टाई इन अरेंजमेंट मतलब क्या, लिख लीजिए। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। तो टाई इन अरेंजमेंट includes any agreement requiring a purchaser of goods as a condition of such purchase to purchase some other goods। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाई इन मैनेजमेंट, टाई इन मैनेजमेंट क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के समझो 4 प्रोडक्ट हैं, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके साथ एग्रीमेंट हो रखा है उसके सारे प्रोडक्ट्स बेचने का। अभी उसके जो मैन्युफैक्चर के 4 प्रोडक्ट हैं उसमें से 3 तो अच्छे बिकते हैं, अच्छे चलते हैं मार्केट में, लेकिन एक जो है वो बिकता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या है, फिर मैन्युफैक्चर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला आपका ये प्रोडक्ट जो है बिकता नहीं है, तो इसको हम नहीं यूज़ रख सकते अपने पास। तो मैन्युफैक्चर ने बोला ठीक है, नहीं ये वाला नहीं रख सकते, तो बाकी 3 का भी एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। अब बेचना है आपको ये प्रोडक्ट, तो आपको चौथे को भी बेचना पड़ेगा। अब क्या हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा ठीक है, मैं ये एक के चक्कर में अपने 3 का लॉस नहीं कर सकता, तो उसने एग्रीमेंट कर लिया। और क्या सोचा कि वो पड़ा रहेगा, उसके साथ हम देखेंगे बाद में क्या करना है, बिकेगा तो बिकेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो अरेंजमेंट किया तो उसको हम बोलते हैं टाई इन अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट में टाई किए। ठीक है, 3 के साथ एक प्रोडक्ट जो नहीं बिकता है उसको भी हम कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड की तरफ। यहीं पे आप लिख लीजिए एग्जाम्पल सेकेंड, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। अब ये क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। ये क्या होता है कि किसी एक की फ्रेंचाइजी किसी को अपना एक्सक्लूसिव सप्लाई देना, तो उसके लिए क्या होता है, इनका मार्जिन हाई होता है। इसीलिए इनका क्या एग्रीमेंट होता है कि आप किसी और मैन्युफैक्चरर का सामान नहीं बेचोगे, जैसे पिज़्ज़ा वाले डोमिनोज, हाँ, और कॉटन किंग कपड़ों में भी आप देख सकते हैं, और भी अलग अलग जो भी फ्रेंचाइजी है वो सारा इसी एग्रीमेंट में बंधे होते हैं, एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि इनको मार्जिन हाई होता है, और मार्जिन हाई होने की वजह से ये दूसरे किसी दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट restricting in any manner the purchaser in the course of his trade from acquiring or otherwise dealing in
any good other than those of the seller or any other person। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट 3 एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं वर्टिकल एग्रीमेंट में वो बहुत ईजी है। जो 4th एंड 5th हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ध्यान से सुनिए आप। ये सेकंड वाला होप यू क्लियर। थर्ड है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। अब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे कोई एरिया है उसको मैन्युफैक्चरर ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो ए डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बी डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में नहीं जाएगा और बी सी के बीच में, सी डी के बीच में। इस तरह जो उनका एरिया डिसाइड हुआ है उसी एरिया में उन्होंने सामान बेचना है, तो वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। इसको भी लिख लीजिए। इट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट टू लिमिट, restrict or withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for the disposal or sale of the goods। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 नेक्स्ट, रिफ्यूजल टू डील मतलब रीसेल कंट्रोल। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, रीसेल को भी मैन्युफैक्चरर कंट्रोल करता है। अभी समझो मैन्युफैक्चरर ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को एक प्रोडक्ट दिया, अब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर्स को दिया, उसके एरिया में समझो 3 रिटेलर्स हैं, रिटेलर 1, 2 एंड 3। अब कहीं से इसको पता चला मैन्युफैक्चरर को कि जो रिटेलर 1 है वो किसी और का भी माल बेचता है, या फिर मेरे प्रोडक्ट के अलावा मेरे प्रोडक्ट के बजाय वो किसी और दूसरे का अच्छा बोल के बेच रहा है। तो अब इसने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो रिटेलर 1 को नहीं देना है, मतलब क्या किया उसने, रीसेल को कंट्रोल किया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक तरह से उसको पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक वर्टिकल एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट किस लिए है कि रिस्ट्रिक्ट करना किसी चीज़ के लिए, हाँ, किसी पर्सन को और किसी क्लास ऑफ पर्सन को। ठीक है, तो इसका मेन मोटो होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो पूरी सप्लाई चेन पे ही कंट्रोल करना चाहता है। तो इसको भी लिख लीजिए। रिफ्यूजल टू डील इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट or is likely to restrict by any method the person or classes of person to whom goods are sold or from whom goods are bought। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 जो वर्टिकल एग्रीमेंट में हम दे सकते हैं वो है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस, जो भी हम MRP वगैरह पढ़ते हैं वो होती है आज तक मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहाँ पर जो मिनिमम रिटेल प्राइस जो फिक्स हो रही है वो फिक्स फॉर रिटेलर, फॉर रिसेल पर्पस। ठीक है, नॉट फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए MRP होता है और ये रिटेलर के लिए। तो इसका एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हैं
उसके समझो 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक पुणे में, एक बॉम्बे में और एक सतारा में। अब 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन तीनों के आगे 2-2 रिसेलर्स हैं, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर पुणे वाला है वो समझो बेचता है 1 लाख रुपए का, उसका गुड्स है, जो भी गुड्स है वो 1 लाख रुपए में बेचता है। वही गुड्स उतना ही वेट का बॉम्बे वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 1.5 लाख का बेचता है, और वही गुड्स सतारा वाला 1.7 लाख का बेचता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक ही गुड्स का सेम वेट, सेम गुड्स अलग अलग रेट पे बिक रहा है। तो क्या होगा, जो सतारा वाला है वो बोलेगा कि मैं तो पुणे से ले लेता हूँ या बॉम्बे से ले लेता हूँ, तो अलग अलग प्राइसेस है। तो ये इसी को ही फिक्स करना, इसी को ही फिक्स करना कहते हैं मिनिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो मिनिमम रिटेल प्राइस जो है वो एक वर्टिकल एग्रीमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अभी इसके एक्सेप्शंस। नेक्स्ट एक्सेप्शन टू ACA। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं, जनरली हमने देखा है ACA आर वॉइड, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स आर वॉइड, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ACA अलाउड है। तो वो कौन से हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस या अपवाद। तो इसमें फर्स्ट, इसको भी हम 2 कॉलम्स में कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉपीराइट, इसको लिख लीजिए साथ में। कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट 1951, 57, ठीक है। कॉपीराइट, अब कॉपीराइट किसी का भी हो सकता है। कॉपीराइट मीन्स कॉपी करने के राइट। तो कॉपी करने के राइट 60 ईयर्स तक रहते हैं। 60 ईयर्स के बाद कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। जैसे किसी ने कोई बुक लिखा, किसी ने कोई म्यूज़िक बनाया या किसी और तरह का उसका इंटेलेक्चुअल जो टैलेंट है वो कॉपी ना हो, उसके लिए होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट 60 ईयर्स तक रख सकते हैं, 60 ईयर्स तक उसको प्रोटेक्शन है। उसके बाद कोई भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका मोनोपोली क्रिएट है वहाँ पर उस मार्केट में। नेक्स्ट पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का पेटेंट बनाना, किसी भी कोई डिज़ाइन का, फॉर्मूला का, तो वो पेटेंट है। इसको भी 20 ईयर्स, 10 to 20 ईयर्स के लिए उसको भी प्रोटेक्शन मिली। उसके बाद कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट 1992। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा ब्रिटानिया, ब्रिटानिया के ऊपर आपका लिखा होता है TM। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर TM या R जब लिखा होता है तो वो मतलब होता है उसका ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क जनरली लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन इसको एवरी 10 ईयर्स पे रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स 1999। अब कोई भी गुड किसी पर्टिकुलर एरिया की वजह से नाम से फेमस हो गई है तो वो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जैसे सिल्क, बनारसी सिल्क, मतलब वो बनारस के नाम, बनारस उसका जियोग्राफिकल एरिया है, तो बनारसी सिल्क उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जो है ये 10 ईयर्स के लिए होता है और रिन्यूड आफ्टर 10 ईयर्स। अभी इसमें एक और फेमस एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि एक बंगाली स्वीट था, तो उसका नाम था मिही दाना। उसको ममता बनर्जी, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया, उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कर दिया। अभी वो वर्ल्ड में जब भी बंगाली मिही दाना करके बिकेगा तो वो बंगाली मिही दाना के नाम से ही बिकेगा, ठीक है। तो वो उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है।
और इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिज़ाइन एक्ट 2000। डिज़ाइन मीन्स किसी चीज़ का भी डिज़ाइन, जैसे मोबाइल डिज़ाइन, कार डिज़ाइन, टू व्हीलर डिज़ाइन, तो ये जो है ये डिज़ाइन एक्ट के अंदर में इसको प्रोटेक्शन है। और फॉर 15 ईयर्स एंड रिन्यूड आफ्टर 10 ईयर्स, रिन्यूड फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट जो इसमें एक्सेप्शंस मिला हुआ है वो है द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। ठीक है, ये रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर्स होता है और ये 10 ईयर्स के लिए होता है और 10 ईयर्स के बाद में रिन्यू भी होता है। और जनरली ये फिज़िक्स वगैरह सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ट्रांजिस्टर्स को के डिज़ाइंस और सेमीकंडक्टर्स को लेकर ये एक्ट है। ठीक है, और लास्ट जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी, और जो सेकंड कॉलम में दिया है वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप जो मर्जी करो वो आपको सब अलाउड है। तो ये हो गया एक्सेप्शन। एक्सपोर्ट पर्पस के लिए या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो ACA एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 को भी हम वैसे ही एक्सप्लेन करते हैं जैसे हमने सेक्शन 3 को 1 बाय 1 किया। मीनिंग क्या होता है कि डोमिनेंट पोजीशन मीन्स अपनी जो पावर है या जो आपकी पोजीशन है उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, किसी स्पेशल मार्केट में। ठीक है, तो इसको लिख लो। डोमिनेंट पोजीशन means a position of strength enjoyed by an enterprise in the relevant market। हम लोग रेलिवेंट मार्केट का डेफिनेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, तब तक आप लिखिए पहले ये। इन इंडिया विच इनेबल्स इट टू ए पॉइंट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली of competitive forces prevailing in the relevant market affect its competitors or consumer or the relevant market in its favor। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग लिखा हमने। तो डोमिनेंट पोजीशन मीन्स क्या होता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करना। ठीक है, अपना बड़ा एंटरप्राइज है वो करता ही डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल। तो यहाँ पर हम सेक्शन 4 को 1 बाय 1 कर लेते हैं। सेक्शन 4(1) सेक्शन 4(1) में बोला है नो एंटरप्राइजेस शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। मतलब किसी भी एंटरप्राइज ने अपनी पोजीशन का, डोमिनेंट पोजीशन का, सुपर पावर का या स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सेक्शन 4(2) कि कब हम बोलेंगे कि डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 4(2) में बताया है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है,
तो इसको लिख लेते हैं हम सेक्शन 4(2). देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ dominant position under section 1 if an enterprise, ए पॉइंट करो उसको और नेक्स्ट लिखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली imposes unfair और discriminatory। क्या चीज़ अनफेयर नहीं होनी चाहिए उसमें? फर्स्ट जो हम लिखेंगे कंडीशंस या सेल, कंडीशन इन परचेज और सेल इन आइदर गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट प्राइस इन परचेज और सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे टाटा इंडिका का केस है। ठीक है, टाटा ने फर्स्ट टाइम इसमें किया, गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। तो उसमें क्या किया उन्होंने, जब टाटा इंडिका को लॉन्च किया तो उसमें उन्होंने कहा कि प्री बुकिंग में फुल अमाउंट दे दो, टैक्सेस वगैरह सब दे दो। ठीक है, तो ये टैक्सेस वगैरह सब दे दो। तो यहाँ पर जो 3 लोग थे, 2-3 लोग थे, उन्होंने क्या किया, MRTP, उस टाइम पे ये एक्ट नहीं था और MRTP एक्ट था, तो MRTP एक्ट में ही केस फाइल कर दिया। वो भी सेम रिलेटेड टू कंपटीशन था और बोला कि इस तरह आप पहले से ही इसको नहीं डिमांड कर सकते, प्री बुकिंग के टाइम पे आप टैक्सेस वगैरह का डिमांड नहीं कर सकते। तो ऐसे करके वो केस में गया, कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने देखा, टाटा ने बोला कि हम इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए हैं, तो हमें पता ही नहीं क्या प्रोडक्शन का, सेल का, प्राइस का, डिमांड का कुछ आइडिया ही नहीं, इसलिए हमने इसको प्री बुकिंग पे रखा है। ठीक है, तो ये जो जज ने इस टाइम पर टाटा इंडिका को कहा था कि ये अनफेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस इन परचेज और इंक्लूड प्री डेटिंग प्राइस। अभी प्री डेटिंग प्राइस क्या होता है? मतलब जो हमारा एवरेज वैल्यूएबल कॉस्ट है, मतलब जो हमारा खर्चा हुआ उससे भी कम लेना प्री डेटिंग प्राइस है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बी पॉइंट, फर्स्ट क्लियर हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सेकंड है लिमिट और रिस्ट्रिक्ट, इसको भी लिख लीजिए पहले, लिमिट और रिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से एग्जांपल आप याद रखिए होर्डिंग का। होर्डिंग मतलब किसी चीज़ का भी स्टॉक जमा कर लिया, उसका प्रोडक्शन को रोक दिया या स्टॉक इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो भी एक तरह से डोमिनेंट पोजीशन का अपना इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, इसमें आप सबसे अच्छा एग्जांपल है किसी भी तरह की एसेंशियल कमोडिटी, वीट हो, पेट्रोल हो, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, किसी भी डेवलपमेंट को आने से रोकना। अब उससे रोकने से क्या होगा, तो अगर वो डेवलपमेंट आने से रोका तो उनका उसमें मोनोपोली अपना क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट, फर्स्ट हो गया अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड हो गया लिमिट और रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इंडल्जेस इन प्रैक्टिस और practices resulting in
डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस, ठीक है, डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस। नेक्स्ट, मेक कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स subject to acceptance by other parties of supplementary obligation which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject of such contract, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन। जैसे कि हमने यश राज वाला केस डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस डाल दिए थे कि आपको ये फिल्म चाहिए तो हमारी 3 महीने बाद जो फिल्म आ रही है, 4 महीने बाद फिल्म जो आ रही है, उसको भी आपको सिंगल स्क्रीन पे करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो ऑब्लिगेशंस है वो भी नहीं होना चाहिए। वो किया मतलब वो भी डोमिनेंट पोजीशन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलेवेंट मार्केट टू एंटर into और प्रोटेक्ट अदर रेलेवेंट मार्केट, ठीक है। अब इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो आईटीसी वाला। आईटीसी पहले कहाँ डील करते थे और बाद में जब वो एफएमजीसी में आए, एफएमसीजी में आए, तो वहाँ पर उन्होंने उसका उसी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल शुरू किया, ठीक है। जैसे ये हम इसका भी बात कर सकते हैं, जियो का बात कर सकते हैं, रिलायंस का बात, रिलायंस इंडस्ट्री एक ऑयल इंडस्ट्री है, तो उसने बाद में आके मॉल्स हो गया, अलग अलग ट्रेंड्स हो गया उसमें, तो ये अलग अलग चीज़ों में उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अपना एक जो मार्केट पोजीशन है उसको किसी दूसरे पोजीशन में एंटर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीडेटरी प्राइस हमने ऊपर डिस्कस किया है उसका भी लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारा सेक्शन 3 एंड 4 कि फर्स्ट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और सेकंड है एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम जो सेशन होगा उसमें हम नेक्स्ट कंपटीशन एक्ट के बारे में ही और डिटेल में देखेंगे, दूसरे सेक्शंस का डिस्कस करेंगे, और सीसीआई के पावर्स फंक्शंस क्या हैं, ये किस तरह वर्क करती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो, और आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का भी लॉ पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक।